हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन तथा जो रात्रि चक्र होते हैं वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अपने कक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा किस पर झुकी होती है? तो पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी होती है वह सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने परिक्रमा पथ में जो पृथ्वी होती है वह लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो वेग है उससे सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी किस दिन होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष पर परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी 3 जनवरी के दिन सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह थे कोपरनिकस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से जो वराहमिहिर थे इन्हीं का मत था कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की जो गणना थी वह करने वाले जो प्रथम भूगोल शास्त्री थे वह थे भास्कराचार्य। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? तो प्रदीप्ति का जो वृत्त होता है वह पृथ्वी को दिन और रात 2 गोलार्धों में विभाजित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इक्वानॉक्स विषुव क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्वानॉक्स विषुव होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की जो समान लंबाई होती है उसे कहा जाता है शरतकालीन विषुव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिन और रात किस कारण होते हैं? तो जो ये दिन और रात होते हैं वह पृथ्वी के भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में जो दिन और रात होते हैं वह बराबर होते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो जो सूर्य की किरणें होती है वह सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात समय के विस्तार में जो विभिन्नता होती है वह होती है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो 22 जून है इसी दिन दोपहर को आपकी जो छाया होती है वह सबसे छोटी होती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनांत को देखा जा सकता है? तो जो 21 जून है इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनांत को देखा जा सकता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये जो ग्रीष्मकाल ऐनांत होता है वह होता है समर सोलिस्टिस। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनांत को देखा जा सकता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल ऐनांत को देखा जा सकता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर को, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वह होता है 21 जून को, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वह होता है 21 जून, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत इसमें से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मध्य रात्रि जो सूर्य है उसका अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र है इसमें मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया होती है वह 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हीरक विलय, ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? तो हीरक विलय और ईश्वर की आंख और बेली के मन के इनमें से जो सूर्य ग्रहण है उसी प्राकृतिक घटनाओं में से एक के हिस्से हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हीरक विलय एक दृश्य है जिसे कहां पर देखा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये हीरक विलय है यह केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो हीरक विलय है यह डायमंड रिंग के भी नाम से जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली जो छाया होती है उसका जो सबसे काला भाग होता है वह कहलाता है पृच्छ छाया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बसंत ज्वार कब आते हैं? बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सभी वृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो सभी वृहद ज्वारों में जो सबसे ऊंचा ज्वार होता है वह विषुवत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के दिन घटित होता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो जो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार होता है उसके उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये किस क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रह गति का जो केपलर नियम होता है यह बताता है कि काल अवधि का जो वर्ग होता है वह अर्धदीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो जो ये अरस्तु है इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो मिलुटिन मिलन कोलिस थे इन्होंने ही सुझाया था कि जो पृथ्वी का धुरी है उस पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध थे? तो निकोलस कोपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने यह बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।